नमस्कार दोस्तों, डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत टीजीटी नागरिक शास्त्र 2004 का पेपर लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। मैं राज्य हूँ, इसका हो जाएगा का आपका चला जाएगा 3 में लुई 14वां, और खा का राज्य व्यक्ति से पहले है, इसका हो जाएगा आपका अरस्तु। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह हो जाएगा आपका 4 FWG हीगल। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह हो जाएगा आपका 1 में प्लेटो। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 3, 2, 4 और 1। अगला प्रश्न है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो आप भी इसका उत्तर बताते चलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का राज्यपाल के द्वारा राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सामान्यतया जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों में से वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है, लेकिन न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को भी जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। अगला प्रश्न है, पंचायत राज सम्मिलित है, तो पंचायत राज किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य सूची में। पंचायत राज को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का आह्वान राष्ट्रपति करता है, जबकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है, तो वह किससे मिलकर बनता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मार्क्स तथा एंजिल्स। मार्क्स तथा एंजिल को वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फासीवाद ने राज्य को माना है,
तो फांसीवाद ने राज्य को कैसा माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। मुसोलिनी ने इनसाइक्लोपीडिया इटालियाना के 1932 के संस्करण में जिला राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर किन्हीं मानवीय या आध्यात्मिक मूल्यों का अस्तित्व ही संभव नहीं, महत्व तो बिल्कुल संभव नहीं है, यह मुसोलिनी के द्वारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अरस्तु। अरस्तु की मान्यता है कि कुछ मनुष्य प्रकृति से ही बुद्धि रहित तथा विवेक शून्य होते हैं और कुछ मनुष्य बुद्धि तथा विवेक से संपन्न विवेकहीन व्यक्तियों का विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहने में प्रकृति नियम के सर्वथा अनुकूल ही और इन दोनों में समानता स्थापित करना प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी भारतीय संविधान में संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदस्यों की संयुक्त बैठकें बुलाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मानव स्थापित विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार न तो राज्य की उत्पत्ति के विशेष समय का पता लगाया जा सकता है और न किसी विशेष कारण का। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ, जिसमें स्वजन समूह, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना की विशेष भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, टी.एच. ग्रीन का। तो यह कथन टी.एच. ग्रीन ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 3 का, घ और घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया। तो यह अंतर किसने बतलाया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ए बी डायसी ने। डायसी के शब्दों में विधवेत्ता जिस प्रसत्ताधारी को मान्यता देते हैं उनके पीछे एक दूसरा प्रसत्ताधारी रहता है जिसके सामने कानूनी प्रसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक विचारशील व्यक्ति नीतिभ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रूसो ने। रूसो का विश्वास था कि संसार में पाया जाने वाला पाप, भ्रष्टाचार तथा दुष्टता मनुष्य की जन्मजात दुष्टता का परिणाम नहीं है, बल्कि वह पूर्ण रूप से विकृत सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। एक विचारपूर्ण कला तथा संस्कृति ने मनुष्य को उसके लक्ष्य से हटा दिया है और उसे पथभ्रष्ट कर दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बतलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। रूसो ने तात्कालिक इच्छा यानी एक्चुअल विल और तात्विक इच्छा रियल विल में अंतर किया है। तात्कालिक इच्छा मनुष्य के स्वार्थ और तात्कालिक सुख या लाभ पर आधारित है। तात्विक इच्छा सबके हित और मनुष्य के परम हित से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। यही उदारवाद का सबसे विशिष्ट लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संघीय व्यवस्था का। संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन होता है, एक संघ स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य की ओर से अपने पदों, उपाधियों तथा पुरस्कार का वितरण नागरिकों की योग्यता तथा गुण के अनुपात में किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वह वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बेंथम ने। बेंथम के अनुसार अधिकार कानून की उपज है, यदि कानून नहीं तो अधिकार भी नहीं। अगला प्रश्न है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में मतदाताओं को पहचान पत्र देने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एल्फ्रेडो रोक्को। एल्फ्रेडो रोक्को ने फासीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कौन रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाख। सामाजिक संविदा सिद्धांत के साथ साथ और भी विचारकों का नाम आते हैं, जैसे हाब्स हो गए, लाक और रूसो। इनको सामाजिक समझौता के सिद्धांत दिए थे। इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत दिए थे, जिससे इनको सामाजिक संविदा के सिद्धांत के साथ इनका नाम जुड़ गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो यह कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं, तो यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले ने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विशेषाधिकार का अभाव है। समाज में समानता विशेषाधिकार का अभाव है। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता का अभिप्राय है अधिकार प्राप्त हो। हर व्यक्ति को शासन के कार्यों में राजनीतिक समानता लोकतंत्र का मुख्य लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यानी लोकसभा के अध्यक्ष अपना
त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हॉब्स ने। हॉब्स ने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है? तो यह पहले प्रश्न में भी इसका जिक्र किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार, तो इसमें बताना है हॉब्स के अनुसार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार। यद्यपि संप्रभु के समक्ष व्यक्ति अपने सारे अधिकार त्याग देते हैं और शासक के विरुद्ध व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं रह जाते, जीवन के अधिकार को छोड़कर, यानी आत्महत्या के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार व्यक्ति उनके सामने सौंप देते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वह दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। यानी बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में विद्यमान अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है। अगला प्रश्न है, यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विधि निर्माता निकाय में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। उदारवादी राज्य को साधन मानते हैं जबकि आदर्शवादी राज्य को साध्य मानते हैं। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक समानता। उदारवादी आर्थिक समानता के पक्षधर नहीं हैं जबकि मार्क्सवादी आर्थिक समानता के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, करने योग्य काम करने की क्षमता। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों का करने का अधिकार है जो दूसरे के विरुद्ध नहीं हों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उदारवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, वह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर 4 समाजवाद। समाजवाद इन तीनों से अलग है, मतलब चौथा अलग है, और उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद ये तीनों एक हैं, इनका एक जोड़ा बनता है और ये समाजवाद इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है, यह किसने कहा है? तो यह मुसोलिनी के द्वारा कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है, जबकि मार्क्सवाद इसकी बात नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वैयक्तिक स्वतंत्रता का। उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की समितियों में लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका मुख्य कार्य यह देखना है कि सार्वजनिक कोष संसद द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार सरकार द्वारा व्यय किया गया है या नहीं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका सत्ता में तभी तक बनी रहती है जब तक व्यवस्थापिका में उसका बहुमत बना रहता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी खा और गा। यानी हाब्स और रूसो। हाब्स और रूसो का मानना है कि समितियों राज्य संप्रभुता के लिए हानिकारक है। हाब्स का मानना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसलिए संप्रभु कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। समितियां संप्रभु की इस प्रकार की शक्ति में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसी प्रकार रूसो का मानना है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध किसका है?
यानी कौटिल्य ने कौन सी रचना लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीति विज्ञान से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जिसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जो कि इसमें नहीं दिया गया है और ये सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, तो यह गठन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सिंगापुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए और सबने आज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सबने आज्ञा आंदोलन दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से संबंधित था और इसमें से यह कोई मिलान नहीं करता। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मतदाता। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। पहले यह अधिकार 7 था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था उसके द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटाकर उसको अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है और इसकी संख्या अब वर्तमान में 6 हो गई है, पहले यह 7 थी। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में ये गलत है। मूल संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या एक भी नहीं थी, क्योंकि 1976 में मूल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा गया था, जो कि 1976 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है,
यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र भेजेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए, तो यह कितने महीने के भीतर भर लिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 6 माह के भीतर। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद रिक्ति को भरने के लिए 6 माह के अंदर उसको भर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु में कोई भी भारत का नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी वह लोकसभा का सदस्य हो सकता है। और लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यह 63 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू।